हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर ही होंगे। मैं नईम अहमद स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिया एक्सप्रेस पर, जहां होती हैं इतिहास की बातें। मैं और आप मिलकर झांकते हैं इतिहास के झरोखे में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या वीडियो को लाइक करते हैं, यकीन मानिए आपकी जेब से एक नया पैसा खर्च नहीं होने वाला है, लेकिन मेरा हौसला जरूर बढ़ता है ताकि मैं और बेहतर वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूं। तो बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे देश को कितने नामों से जाना जाता है और उन नाम रखने के पीछे वजह क्या रही हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, मैंने उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपसे गुजारिश है कि उस वीडियो को जरूर देखिएगा और आपको पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। खैर, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की। इन दोनों के बीच में जो बेसिक अंतर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। राज्यों से जुड़े जो अधिनियम आए हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अगर 2020 से हम सीधा 1857 या फिर 1947 में चले जाएं तो बहुत सारी चीज़ें हम मिस कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें पीछे रह जाएंगी। तो पहले आज का जो भारत है, जो भारत का मौजूदा स्वरूप है, हम उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम पीछे जाएंगे और भारत के इतिहास से भी रूबरू होंगे, वाकिफ होंगे। आज के भारत की अगर हम बात करें तो आज के भारत की जो आबादी है वो 130 करोड़ से भी ज़्यादा पहुंच चुकी है और लगातार बढ़ रही है। अब इतने बड़े देश में जाहिर सी बात है, इतने बड़े देश को एक तरह से चलाना या फिर एक ही सोर्स के द्वारा चलाना मुश्किल होगा। इसीलिए भारत के संविधान के अनुसार भारत को अलग अलग राज्यों में बांटा गया है ताकि भारत के शासन को, प्रशासन को चलाने में कोई परेशानी ना हो। आज भारत में कई सारे राज्य, कई सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं और सबसे बेहतरीन चीज़, सबसे खूबसूरत चीज़ जो हम कह सकते हैं इन राज्यों के बारे में वो ये है कि सभी राज्यों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, सभी राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग खान पान है लोगों का, अलग अलग रहन सहन है लोगों का। और अगर पूरे भारत में आप भ्रमण करें, पूरे भारत के राज्यों में आप घूमें तो आपको देखने को मिलेगा कि भारत बहुत सारी संस्कृतियों वाला देश है, जहाँ पर हर 50 किलोमीटर पर या हर 20 किलोमीटर पर आपको लगभग नई भाषा देखने को या सुनने को मिल जाती है। यही चीज़ है जो हमारे देश को सबसे खूबसूरत बनाती है और बाकी दुनिया के देशों से बेहतर बनाती है। आज के मौजूदा भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो है दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी और दमन और दीव। तो ये हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की अगर मैं बात करूं, जो बेसिक अंतर दोनों में होता है, देखिए, राज्य एक इंडिपेंडेंट इकाई होती है, एक स्वतंत्र इकाई होती है, जहां पर मुख्यमंत्री चुना जाता है। अलग अलग विभाग में मंत्री चुने जाते हैं जो कि उस राज्य के प्रशासन को चलाते हैं। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर भारत के राष्ट्रपति के चुने हुए प्रशासक देखरेख करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। वहाँ पर कोई मुख्यमंत्री नहीं चुना जाता, ना ही अलग अलग डिपार्टमेंट में कोई मंत्री चुने जाते हैं। तो ये बेसिक अंतर है केंद्र शासित प्रदेश और एक राज्य में। अब बात करते हैं भारत के राज्यों की। भारत के राज्यों की अगर हम बात करें, भारत के राज्यों में हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और अगर हम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बात करें, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। ये थे भारत के राज्यों के नाम जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए। इसमें जो सबसे लास्ट की अगर हम बात करें, उसमें तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जो अभी हाल फिलहाल ही आधिकारिक तौर पर राज्य के रूप में घोषित किया गया। तेलंगाना राज्य उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश के 10 जिलों को मिलकर बनाया गया, जो कि आधिकारिक तौर पर घोषित हुआ 2 जून 2014 को। एक सबसे बड़ा बदलाव जो कि भारत के राज्यों से संबंधित भारत में माना जाता है, उस समय सन 2000 में जब भाजपा की सरकार थी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे देश के, उन्होंने 3 नए राज्यों को स्वीकृति प्रदान की और ये सबसे बड़ा बदलाव था भारत में, जो कि उस समय भारत के राज्यों से संबंधित
माना जा सकता है। ये 3 नए राज्य थे, छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश के कुछ जिलों को मिलाकर बनाया गया था। दूसरे नंबर पर आता है झारखंड जो कि बिहार के कुछ राज्यों को मिलाकर बनाया गया था। और तीसरे नंबर पर आता है उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को मिलाकर बनाया गया था। इन तीनों राज्यों का गठन 1, 5 और 15 नवंबर को सन 2000 में हुआ। और इन तीनों राज्यों के आने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या 25 से बढ़कर 28 हो गई। भारत में जो भी राज्य थे या हैं, या फिर जो भी केंद्र शासित प्रदेश अभी हैं या फिर पहले थे, वो राजनीति की 2 इकाइयों की श्रेणियों से निकले, जिनमें पहली थी ब्रिटिश प्रांत और दूसरे नंबर पर थी रियासतें। ब्रिटिश प्रांत उस हिस्से को माना जा सकता है जहाँ पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष रूप से शासन था, और रियासतें वो थी जहाँ पर निजाम हुआ करते थे या फिर राजा हुआ करते थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से या फिर इनडायरेक्टली अंग्रेजों का ही शासन वहाँ पर भी हुआ करता था। 1956 में एक पुनर्गठन अधिनियम एक्ट आया, जिसे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के नाम से जाना गया। और 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, इन दोनों अधिनियम के आने के बाद, एक्ट के आने के बाद, ब्रिटिश जो प्रांत थे या फिर जो रियासत थी, उन दोनों को मिला दिया गया। और उस समय के जो लीडर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम मैं खासतौर से लेना चाहूँगा, और उनके समकक्ष जितने भी लोग काम कर रहे थे, उन सब की कोशिशों से जो आज का मौजूदा भारत है, ये उनकी कोशिशों का ही एक नतीजा है, हम कह सकते हैं। उनके साथ में जो भी लोग काम कर रहे थे उस वक्त पे, उन सब ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जो रियासत के निजाम है या फिर राजा हैं, उनको समझाया जाए, ताकि वो अपनी रियासतों को या जो ब्रिटिश प्रांत थे उनको एक राज्य के रूप में भारत में स्वीकार करने के लिए मान जाएं या फिर तैयार हो जाएं, ताकि एक वृहद भारत की कल्पना को साकार किया जा सके और उसको जमीन पर उतारा जा सके। कोशिशें कामयाब हुई और 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए, बनाए गए। इसके बाद मौजूदा भारत में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ राज्यों से संबंधित, वो ये था 26 जनवरी 2020 से देश में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई। जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में बदल दिया गया। इसके अलावा दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेश 26 जनवरी 2020 में संसद द्वारा पारित अधिनियम के अनुसार एक ही केंद्र शासित प्रदेश बन गए। जम्मू कश्मीर में सालों से चला आ रहा आर्टिकल 370 या फिर धारा 370 भी जिसे कहा जाता है, अगस्त 2019 में भारत की संसद के दोनों सदनों द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके द्वारा आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से समाप्त कर दिया गया, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। और इसके साथ ही एक पुनर्गठन अधिनियम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी पारित किया गया, जिसके अनुसार जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों, जैसा कि मैंने आपको बताया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। और ये जो रीऑर्गेनाइजेशन था, ये जो पुनर्गठन था, ये 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ। अब हम बात करते हैं भारत के राज्यों की कुछ विशेषताओं की। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। तथ्यों और आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा कृषि उत्पादक देश है, सबसे ज़्यादा खेती वाला राज्य है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश की भूमि का लगभग 76% भाग खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उत्तर प्रदेश की जो कुल आबादी है, लगभग 65% लोग खेती करते हैं। अगर हम राइस प्रोडक्शन की बात करें, राइस प्रोडक्शन में सबसे ऊपर जो नाम आता है वो होता है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का। सबसे ज़्यादा चावल उगाने वाला देश पश्चिम बंगाल है। और अगर हम मक्का की बात करें, सबसे ज़्यादा मक्का उगाने वाला देश आंध्र प्रदेश है। सबसे बड़े राज्य की अगर हम बात करें तो राजस्थान को सबसे बड़ा राज्य कहा जा सकता है क्षेत्रफल के हिसाब से। और अगर हम आबादी के लिहाज से देखें तो आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य और सिक्किम भारत का सबसे साफ सुथरा, सबसे स्वच्छ राज्य है। इसके अलावा अगर हम अपने देश में बोले जाने वाली भाषाओं की बात करें तो भारत का संविधान 22 प्रमुख भाषाओं को मान्यता प्रदान करता है, जिन्हें संविधान की 8वीं सूची में सूचीबद्ध किया गया है। पूरे भारत के इतिहास में धर्म देश की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, और भारत का संविधान कहता है कि आप अपने धर्म को मानने के लिए पूरी तरह से आज़ाद हैं। आपके अपने धर्म की जो मान्यताएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो पूजा पद्धतियां हैं, आप पूरी तरह से आज़ाद हैं अपने धर्म को मानने के लिए। भारत के संविधान के किसी भी आर्टिकल, किसी भी अनुच्छेद, किसी भी लाइन या किसी भी पन्ने पर किसी भी विशेष धर्म को लेकर
कोई टिप्पणी नहीं की गई है, इसीलिए भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो इस वीडियो में आपको जानकारी दी गई है वो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चाहे तो अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव के साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। अगली वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए।